हेलो फ्रेंड्स, टेंथ की विज्ञान की किताब और पेन लेकर के बैठें। आज हम लोग यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2023-24 का विज्ञान विषय का क्लास टेंथ का, उसके थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस। सिलेबस जब तक नहीं मालूम होगा तो हम कुछ भी पढ़ लेंगे और पता चला वो आपके सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं और एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। विज्ञान विषय में अब दो भागों में इसको बांटा गया है। एक 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी जो बोर्ड परीक्षा होगी, और 30 अंक जो होगा ये आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी स्कूल के टीचरों द्वारा आपका टेस्ट लेकर के और जिस भी आधार पे नंबर दिया जाएगा। अब 70 अंक की जो परीक्षा होगी उसमें उसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें आती है आपकी केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये 20 अंक का होगा। इसी तरह से दूसरा भाग है इसका जैव जगत। इसमें आती है आपकी बायोलॉजी और ये भी आपका जो है वो 20 अंक का है। इस तरह से प्राकृतिक घटनाएं, ये फिज़िक्स का है, जिसमें आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वगैरह पढ़ेंगे। अभी डिटेल में नीचे बताएंगे इसके बारे में। विद्युत का प्रभाव, ये भी फिज़िक्स का पोर्शन है। और फिज़िक्स जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका 12 और 13 मिला के 25 नंबर का ये फिज़िक्स से आना है। और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आमतौर से जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में पूछा जाएगा और वो 5 नंबर का है। इस तरह से टोटल ये नंबर मिलाकर 17 हो गया और 70 हो गया। और ये 30 जो है वो आंतरिक मूल्यांकन से मिला करके 70 + 30 = 100। तो आइए हम जानते हैं ये जो रासायनिक पदार्थ हैं और प्रकृति के बारे में दिया हुआ है। तो रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, तो इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार एवं लवण या तथा लवण, धातु एवं अधातु और कार्बनिक यौगिक। ये 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य है? संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रिया हमको पढ़नी है वो देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन जिसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन भी अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस तरह से ये दूसरा जो चैप्टर है इसका अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं बतानी हैं। सामान्य गुणधर्म बताने हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के, उदाहरण बताना है तथा उसके उपयोग बताने हैं। पीएच पैमाने की अवधारणा बतानी है। लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, यानी जो लघुगणक वाला इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो आपको नहीं पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में क्या पीएच का क्या महत्व है वो पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक केमिकल है NaOH। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, वो पढ़ना है। बेकिंग सोडा पढ़ना है। धावन सोडा पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। और के निर्माण और विधि तथा उपयोग पढ़नी है, कैसे इसको बनाया जाता है, उसकी विधि, निर्माण की विधि और क्या उसका इस्तेमाल करते हैं हम, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। तो धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, यानी उसके सामान्य गुणधर्म पढ़ने हमको, जैसे धातुएं मेलेबल होती हैं और अधातुएं मेलेबल नहीं होती, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है उसमें। आयनिक यौगिकों का निर्माण, किस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके गुणधर्म को पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ना है। धातु की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। हाँ, संक्षारण से याद आया कि जो पहला वाला चैप्टर था इसमें संक्षारण और विकृत गंधिता वाला पोर्शन गायब कर दिया है, लेकिन तीसरे चैप्टर में संक्षारण को पढ़ना है। इस तरह से कार्बनिक यौगिक, ये आपका चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध को पढ़ना है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति समझनी है। समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, यानी इसका IUPAC नेम वगैरह हमको समझना है। तृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर समझना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, असंतृप्त किसे कहेंगे। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीजन, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब हमको रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। कार्बनिक यौगिक की इतनी तरह की अभिक्रियाएँ हमको समझनी होंगी। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में, ये एक कार्बनिक यौगिक है,
इसका गुणधर्म जानना है तथा इसके उपयोग को पढ़ना है, और साथ ही साथ साबुन और अपमार्जक को पढ़ना है। ये आपका हो गया केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब हम आते हैं बायोलॉजी पर, जिसको जैव जगत करके बांटा गया है। इसमें भी 4 पार्ट होंगे, 4 चैप्टर होंगे। जैव प्रक्रम पढ़ना है। सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, श्वसन क्या है, परिवहन उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा हमको जाननी है। दूसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में दिशिक गति, बहुत तरह की गतियाँ होती हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। पादप हार्मोनों का परिचय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ। प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन। इसके अलावा हमको तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रजनन में हमको पढ़ना है जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन के प्रकार हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों पढ़ना है। प्रजनन स्वास्थ्य पढ़ना है। आवश्यकताएं, क्यों आवश्यकता है प्रजनन की, तथा परिवार नियोजन की विधियां, परिवार को किस तरह से नियोजित किया जा सकता है। सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स के बारे में जानना होगा। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में जानना होगा। चौथा चैप्टर जो है अनुवांशिकता से रिलेटेड है। अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान क्या रहा अनुवांशिकता में। लक्षणों की वंशागति के नियम के बारे में पढ़ना है। लिंग निर्धारण पढ़ना है, लेकिन संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा इसको जानना है। उसके बाद जो फिजिक्स वाला पोर्शन था, अब तीसरे खंड पे आ गए हैं, इकाई 3 पे, जिसमें प्राकृतिक घटनाएं और संवृत्तियाँ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें। तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी गोलीय दर्पण वगैरह, जिसमें आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ोगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस तरीके से बनता है, वक्रता केंद्र क्या होता है गोलीय दर्पण का, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण का सूत्र पढ़ना है, लेकिन उसको निगमित नहीं करना है, सिर्फ सूत्र का उपयोग करना है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो लगाने होंगे। आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफिकेशन जिसे कहा जाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको पढ़ना है। इसी तरह से प्रकाश में अगला जो है पोर्शन वो है अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन के नियम पढ़ना है, परावर्तन के नियम भी पढ़ना होगा। अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हैं, लेंस का सूत्र, इसकी भी आपको निगमन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका उपयोग करना है। आवर्धन के बारे में पढ़ना है। लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना है, लेंस की क्षमता। मानव नेत्र, अगला जो टॉपिक है वो मानव नेत्र है। रंग बिरंगे संसार में हम मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या, लेंस का कार्य है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पढ़ना है, उसको निवारण कैसे करेंगे, उसका समाधान क्या होगा, दोष है तो। गोलीय दर्पण, लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या, इसका इन सब घटनाओं का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है, वो भी हमें पढ़ना होगा। अगला जो इकाई 4 है ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा पढ़नी है, इसमें विभवांतर पढ़ना है, विद्युत धारा, ओम का नियम पढ़ना है। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो कारक आपको पढ़ने हैं। लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप वगैरह। प्रतिरोधों का संयोजन, किस तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, 2 तरह से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दोनों पढ़ना है। एवं दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग। विद्युत शक्ति, PVI यानी शक्ति, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध में अंतर संबंध हमको देखना है कि क्या संबंध होता है। साथ ही साथ अब हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। उसमें होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए यहाँ दाएं हाथ का नियम नहीं दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ना है। और साथ ही साथ घरेलू परिपथ, विद्युत परिपथ पढ़ना है। इसमें आपका विद्युत मोटर और जनरेटर वगैरह को इस बार पोर्शन से हटा दिया गया है। और प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना है, हमारा पर्यावरण पढ़ना है जिसको पारितंत्र कहा जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं को पढ़ना है। ओजोन परत का अपक्षयन जैसे अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जो अपशिष्ट निकलते हैं उसका उत्पादन और निवारण को पढ़ना है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ को हमको समझना है।
ये हो गया आपका पूरा 70 नंबर का ये लिखित परीक्षा जो आएंगी उनके सिलेबस हो गए। बच्चे जब आप ये सिलेबस देखें तो आप अपनी किताब को साथ में ले करके बैठें और साथ ही साथ निशान भी लगाते रहें कि कौन कौन से पोर्शन पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।